हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरतें अपने लिए नहीं जीती भाग 3। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। सरिता की चचेरी ननंद की बात चलाई गई और लड़का लड़की को देखने के लिए आया। सरिता के पति और ससुराल वालों ने लड़के वालों को झूठ बोला था कि लड़की 10वीं पास है। सरिता के भांजे यानी कि लड़के को संदेह हो गया कि लड़की ने 10वीं पास नहीं की है। उसने सरिता की चचेरी ननंद से एक किताब पढ़वा ली और झूठ पकड़ा गया। उसने लड़की की 10वीं की मार्कशीट मांग ली। सरिता के ससुराल वालों ने उन बेचारों को बिना कुछ खिलाए पिलाए यह कहकर भेज दिया कि हमें तो अपनी बेटी की शादी तुमसे करनी ही नहीं। शादी विवाह करवाने के लिए झूठ कल भी बोला जाता था और आज भी बोला जाता है। लोग यह क्यों नहीं समझते कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि झूठ की बुनियाद पर होने वाली शादियां भी हमारे देश में खूब निभ जाती है। सरिता की खुद की बड़ी भाभी की शादी भी तो ऐसी ही हुई थी। सरिता की अम्मा चाय की बड़ी शौकीन थी। वह आज भी एक लोटा भरकर चाय पीती थी और उस लोटे में कुछ आधा लीटर से थोड़ी कम ही चाय आती थी। इसी चाय प्रेम के कारण अम्मा ने बड़े भाई साहब की शादी बड़ी भाभी से करा दी थी। शादी से पहले उन्होंने या घर में किसी ने भी बड़ी भाभी को नहीं देखा था। बड़ी भाभी की आंखों में कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना वाला डिफेक्ट था। आज हम जानते हैं कि यह एक बीमारी है और जिसका इलाज भी संभव है, लेकिन उस जमाने में इसे आंखें फिरना कहा जाता था और इसे बड़ा ही अशुभ माना जाता था। बड़ी भाभी सरिता की चाची के भाई की बेटी थी। सरिता की यह चाची बाल विधवा थी। उन्हें लगता था उनकी भतीजी अगर इस घर की बहू बन जाएगी तो उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन बेचारी चाची भी तो भाभी के साथ कहाँ चैन से रह पाई थी। बुआ भतीजी में कभी बनी ही नहीं। बड़ी भाभी ने एक भी दिन न तो सरिता की अम्मा को और न ही चाची को रोटी बनाकर दी। चाची ने मिशन भतीजी को घर की बहू बनाना शुरू किया। चाची इस कार्य में बड़ी ही पारंगत थी और उन्होंने और भी कई रिश्ते करवाए थे। वह लड़के या लड़के की तारीफों के इतने पुल बांधती थी कि सामने वाला चाहकर भी इनकार नहीं कर पाता था। अब चाची रोज सुबह उठकर चाय बनाती, वो भी चूल्हे पर, और अम्मा को आवाज लगाती, अरे बिजनौर वाली भाभी जी आ जाओ, चाय पी लो। पहले ज्यादातर पीहर के गांव या शहर के नाम पर ही एक दूसरे को बुलाते थे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अम्मा बहुत खुश हो जाती। सुबह सुबह उन्हें लोटा भरकर चाय जो मिल जाती। दोनों देवरानी जेठानी बैठकर चाय पीती और चाची अपनी भतीजी की तारीफ में कसीदे पढ़ती जाती। अरे बिजनौर वाली भाभी जी, ऐसी लड़की कहीं न मिलेगी। घर संभालने में तो छोरी का कोई जवाब नहीं, इतनी सेवा भावी है, आपको तो तिनका भी उठाने नहीं देगी। सुंदर तो ऐसी है कि नजर ही नहीं हटती। चाची और अम्मा की रोज चाय पर चर्चा चलती रहती। अम्मा रोज बड़ी भाभी की तारीफ सुनती और एक दिन चाची का मिशन कामयाब हो ही गया। अम्मा ने कहा, ठीक है खेड़ी वाली, जब इतनी बढ़िया लड़की है तो बात चला और एक दिन लड़की को देखने चलते हैं। चाची ने कहा, अरे भाभी जी, लड़की देखने में समय और पैसे क्यों बर्बाद करने, अपने घर की ही तो बच्ची है। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? वैसे भी आपको या मुझे शादी से पहले कोई देखने थोड़ी ना गया था। ये तो आजकल के चौंचले हो गए हैं। लाज शर्म तो कुछ बची नहीं आजकल के बच्चों में। मुझे तो ये देखना दिखाना बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता, फिर भी आप जोड़ देंगे तो। अम्मा पर चाची की रोज रोज की चाय और बातों का ऐसा जादू चल गया था कि अम्मा मान गई और लड़की को देखे बिना ही शादी तय हो गई। जब तक शादी न हुई तब तक चाची का चाय का कार्यक्रम जारी रहा। शादी के बाद जब तक अम्मा और चाची जिंदा रही, जब भी एक दूसरे से मिलती तो अम्मा कहती, खेड़ी वाली, तूने तो मुझे चाय पिला पिला करके ठग लिया। और चाची कहती, बिजनौर वाली भाभी जी, तुमसे ज्यादा तो मैं ठगी गई हूँ। तुम भी ताना दे रही हो और भतीजी तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। मैं तो समझी थी कि भतीजी बहू बन जाएगी तो बुढ़ापा चैन से कट जाएगा, लेकिन अब तो तुमसे और तुम्हारी दूसरी बहुओं से ही उम्मीद है। सरिता के होठों पर अपनी चाची की बात याद करके मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा खिंच गई थी। लोग यूं ही कहते हैं
कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, जोड़ियां तो चाची जैसे लोग बनाते हैं। सरिता की ननंद के लिए एक लड़का और देखा गया। लड़के को लड़की पसंद आ गई और सब बातें तय हो गई। शादी के 15 दिन पहले ही ननंद सरिता के ससुर जी और पति के पास पहुंच गई और कहने लगी, मैंने आप पर कितना भरोसा किया था। मुझे लगता था कि मेरे अच्छे भविष्य के लिए आपसे अच्छा निर्णय तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन आप कैसे घर में मेरी शादी कर रहे हो। ऐसा कहकर चचेरी ननंद जोर जोर से रोने लगी। सब लोग एकदम सख्ते में आ गए। शादी की सब तैयारियां हो गई थी और एकदम से इस लड़की को क्या हो गया। सरिता के ससुर ने प्यार से पूछा, बेटा ऐसा क्या हो गया? लड़का तो तुमसे मिला भी था और तुम्हें पसंद भी था, तभी तो बात आगे बढ़ाई थी। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई? ननंद ने दुखी होते हुए बोला, तुमसे तो कुछ भी नहीं छिपाया। जितना हमें पता था उतना सब तो तुम्हें भी बताया था। सब दुखी भी थे और अचरज भी था सभी को। मेरी सास सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं। सास वह भी ऊपर से सौतेली। मेरी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। ननंद ने कहा, बेटा तुम समधन जी से मिली तो हो, हमेशा तुमसे कितना अच्छा व्यवहार करती है। अपने अनुमान के आधार पर किसी के साथ रहे बिना उनके बारे में कोई राय मत बनाओ। सरिता के पति ने समझाया, थोड़ी देर तो वह दिखावा भी कर सकती है, उनके साथ रहने पर तो मेरी जिंदगी नरक ही बना देगी। खेती करके देखने पर ही पता चलता है कि कितनी मेहनत का काम है। दूर से तो सब चंगा ही चंगा दिखता है, ननंद ने कहा। सरिता के ससुर जी ने कहा, देखो अगर तुम्हारा उनके साथ रहना संभव न हो तो तुम अपने पति के साथ अलग हो जाना। तुम्हें अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैं खुद दामाद जी और समधी जी से बात करूंगा। सरिता अपने ससुर जी की बातें सुनकर हैरान थी कि कैसे वह अपने घर की बेटी को अलग होने की सीख दे रहे हैं। जैसे तैसे ननंद पूनम को समझा लिया गया। वैसे भी समझने के सिवा लड़कियों के पास कोई विकल्प होता ही नहीं। ननंद की शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। ननंद का टीका लिखा गया और टीका लेकर सब भाई उसके ससुराल पहुंचे। फल, मिठाइयाँ, सूखे मेवे आदि सब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के खरीदे गए थे। जमाई के लिए एक सूट भी बनवा दिया गया था। 2 तोले की सोने की चैन और 1 तोले की सोने की अंगूठी भी होने वाले जमाई को पहनानी थी। लेकिन ननंद के ससुर जी ने जिद पकड़ ली थी, स्कूटर दो, टीका तो तभी लूंगा। दहेज प्रथा आज भी ज्यों की त्यों कायम है। पता नहीं लड़कों का स्वाभिमान कहाँ चला जाता है। अपने कलेजे का टुकड़ा तो दो, साथ ही दान दहेज भी दो। हम भारतीय तो अपनी कमाई और बचत सिर्फ 2 ही जगह खर्च करते हैं, एक तो बड़ा सा घर बनाने में और दूसरा शादी में। सरिता के पति ने टीके में फ्रिज, मिक्सर, टीवी तो दिया ही था, तब की तब वहां रहने वाली दूर की बुआ से पैसे उधार लाए और ननंद के ससुर जी को दिए। उसके बाद ननंद का टीका हुआ। ननंद की शादी अच्छे से हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। ननंद की सास के सरल और सेवा भावी स्वभाव के सभी कायल थे। ननंद को भी जल्दी समझ आ गया कि वह जैसा सोच रही थी उसकी सास वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ननंद के जरा सा सिर में दर्द हो जाने पर सास उसे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। उसकी पसंद की अदरक वाली चाय उसे बनाकर देती थी, सिर पर बाम मलती थी। यदि सरिता या उनके पति या घर का कोई भी सदस्य ननंद के ससुराल जाता तो सासू माँ कहती, बेटा तुम उनके पास बैठकर आराम से बातें करो, चाय नाश्ता सब मैं देख लूंगी। सरिता की इस ननंद ने अपने पीहर का कोई भी फंक्शन कभी भी मिस नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे से सासू माँ घर को संभाल लेती थी। सरिता यही कहती थी, दीदी पिछले जन्म में जरूर आपने मोती दान किए होंगे जो ऐसी सास मिली। कर्म सिद्धांत हम इंसानों को दिलासा देने वाला बड़ा ही अच्छा सिद्धांत है। सरिता भी तो यही सोचकर अपने कर्तव्यों का पालन करती रही थी कि पिछले बुरे कर्मों को अब भुगत रहे हैं तो अब तो अच्छे कर्म कर ले। सरिता के पति की कमाई अच्छी थी, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा थे कि हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती थी। सारे सामाजिक व्यवहार सरिता और उसके पति को ही निभाने होते थे। रिश्तेदारी में होने वाले शादी विवाह, जन्मोत्सव आदि सभी में लेन देन सरिता और उसके पति को ही करना होता था। सरिता भी एक समझदार पत्नी की तरह
बिना उफ किए अपने सारे फर्ज निभा रही थी। घर पर सिलाई करके पति की आर्थिक मदद करने की कोशिश भी करती थी। अपनी बच्चियों को अपने हाथों से बने हुए कपड़े पहनाती थी। चादर अगर फट जाती थी तो उनसे पिल्लो कवर बना लेती थी। फटे हुए कपड़ों से गुदड़ी, पायदान आदि बना लेती थी। सरिता के हाथों में बरकत थी। सरिता तीसरी बार गर्भवती हुई। सरिता के ससुराल वालों को पोता जो चाहिए था। सरिता की बड़ी ननंद पूनम के भी एक बेटी हो गई थी। सरिता खुद भी बेटा चाहती थी ताकि दोनों देवरानियों के सामने उसे नीचा न देखना पड़े। बेटे को जनने वाली स्त्री का मान सम्मान थोड़ा बढ़ ही जाता है। सरिता डिलीवरी के लिए अपने ससुराल ही आ गई थी। सरिता को मरी हुई बेटी हुई। सरिता ने अपनी सास और दादी सास से अनुरोध किया कि उसकी सफाई करवा दे, लेकिन उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में सरिता की एक न सुनी। महिलाओं के स्वास्थ्य को अंतिम पायदान पर जो रखा जाता था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।